दोस्तों, सुबह का करीब 4 बजे का समय था और एक मोहल्ले के एक घर से काफ़ी तेज़ी-तेज़ी से आवाज़ आती है। और जब ये आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुँचती है, जो अभी सुबह सोकर उठे थे और मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो वो लोग बिना कुछ सोचे-समझे इस घर के सामने आ जाते हैं। और घर के सामने जब ये लोग पहुँचते हैं, इनको 3 लोग भगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये पूरा मामला अभी समझ नहीं पाए थे, इसलिए इनके सामने ही उस घर से निकले 3 लोग भग जाते हैं और एक व्यक्ति को ये लोग मिलकर पकड़ लेते हैं। और बाद में जब जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारना शुरू करते हैं। ये सारे लोग मिलकर इस व्यक्ति को मार रहे थे तेजी-तेजी से, तो यह व्यक्ति बहुत तेजी-तेजी से चिल्लाता है, जिससे उस मोहल्ले के जितने भी व्यक्ति हैं जो सो भी रहे थे, वो भी सुबह-सुबह 4 बजे इस घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग भी इस व्यक्ति को मारना शुरू करते हैं। और इस व्यक्ति को तब तक मारा जाता है जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। आखिर क्या था इस व्यक्ति का गुनाह? आखिर कौन था यह व्यक्ति? आखिर इन लोगों ने इस व्यक्ति को मौत के घाट सुबह-सुबह क्यों उतार दिया? जानेंगे पूरी कहानी आगे के वीडियो में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा-सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी को। तो जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है समयपुर बादली। इसी समयपुर बादली में 23 अगस्त 2015 को सुबह करीब 4 बजे एक घर का मालिक काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। लोग उसके घर के सामने से मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। वो लोग सीधा भागकर इस घर के सामने पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि 3 व्यक्ति बाउंड्री वॉल के सहारे बाउंड्री वॉल को कूदकर भाग रहे हैं। इनमें से जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, उन लोगों ने इन तीनों लोगों को बहुत दौड़ाया, पर पकड़ ना सके, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे उनकी उम्र थोड़ा ज्यादा थी। जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे उनमें से कुछ लोग तो 3 लोगों को दौड़ा रहे थे और 2-3 की संख्या में लोग उस घर के सामने भी खड़े थे। अचानक देखते हैं कि घर के अंदर से घर का मालिक चोर चोर कहते हुए घर के आगे भागा चला आ रहा है। अब ये लोग जब तक कुछ समझते तब तक देखते हैं कि एक व्यक्ति और जो बचा हुआ था, यानी कि उसके घर में कुल 4 चोर घुसे थे, तो 3 तो भाग गए थे और जो चौथा बता था वो बाउंड्री वॉल के सहारे घर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अब इनमें से मॉर्निंग वॉक करने वाले सारे लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा थी और इन लोगों ने उस चोर को वहीं पर दबोच लिया और मारना शुरू किया। और जब मारना शुरू किया तो उस चोर ने तेजी से चिल्लाना शुरू किया और इन लोगों ने उसे मारना बंद नहीं किया और उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। तो समय करीब 4:30 का हो चुका था, तो मोहल्ले के और भी व्यक्ति जग गए थे। अब पूरा मोहल्ला 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और उस व्यक्ति को बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे पुछाए मारता ही जा रहा था। कुछ मोहल्ले वासी ऐसे इकट्ठा हुए थे जो थोड़ा बुद्धिजीवी टाइप के थे, तो उन्होंने कहा कि इसने चोरी की है तो इसे पुलिस के सुपुर्द कर दो, मारने से इसे कोई फायदा नहीं है, आप लोग इसे वैसे ही इतना मार चुके हो कि ये मरने की हालत में पहुंच गया है। पर गुस्साई हुई भीड़ में जब कुछ बुद्धिजीवियों को ये लगा कि अब ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये लोग इस चोर को इतना मार देंगे कि इसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाएगी, तो उनमें से किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया कि सर ऐसा ऐसा मैटर हो गया। घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस को पहुंचते हुए 1 घंटा विलंब हो चुका था। पुलिस करीब पहुंची 5:30 बजे के आसपास और तब तक 1 घंटा और बीत चुका था और जिन लोगों को उस चोर को नहीं भी मारना था उन लोगों ने भी अपना हाथ सफा किया। पुलिस इस व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेकर अस्पताल में एडमिट करती है, लेकिन कुछ देर इलाज के ही दौरान वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। इसके पास सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे चोरी करने घुसा, और इसे कोई जानता या पहचानता है या नहीं। लिहाजा पुलिस ने वहां पर जो भीड़ लगी थी उन भीड़ वालों को बुलाया, उस घर के मालिक को बुलाया जिसके घर में ये चारों चोर घुसे थे। पूरी भीड़ में किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हाँ सर मैं इसे जानता या पहचानता हूँ। अब पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव किया उस लोकल इलाके में
और काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाए जो ये कहे कि हाँ मैं इस चोर को पहचानता हूँ। अचानक हॉस्पिटल में जब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई तो एक व्यक्ति सामने आया और हाँ सर, मैं इस आदमी को पहचानता हूँ, ये यही समयपुर बादली से 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ का रहने वाला धर्म सिंह है। अब पुलिस ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि ये धर्म सिंह ही है? तो उसने कहा हाँ सर, मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और मैं इसके घर वालों को भी जानता हूँ। तो पुलिस का एक सिपाही इस व्यक्ति के साथ धर्म सिंह के घर गया और धर्म सिंह के घर जाने के बाद धर्म सिंह की पत्नी, धर्म सिंह के बच्चे, धर्म सिंह के पिताजी हॉस्पिटल आए और उन्होंने इस बॉडी की शिनाख्त धर्म सिंह के रूप में की, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी। धर्म सिंह के पिताजी ने पुलिस वालों को बताया और धर्म सिंह की पत्नी और धर्म सिंह के बच्चों ने भी बताया कि धर्म सिंह शराब का लती था, वो भारी मात्रा में शराब का सेवन कर लेता था। लेकिन धर्म सिंह का पहले ऐसा किसी काम से लेना देना नहीं था, जब वो चोरी डकैती ऐसे किसी मामले में रहा हो या उसका किसी मामले से संबंध रहा हो। तो लिहाजा धर्म सिंह के गांव वाले और धर्म सिंह के परिवार वाले एक तरफ आ गए और उन्होंने कहा कि धर्म सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता है। जब पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए धर्म सिंह के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धर्म सिंह के गांव और धर्म सिंह के घर वालों ने इसे आड़े हाथ लिया और पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस को मना कर दिया और काफी बवाल हुआ। पुलिस मान भी गई और अब बिना पोस्टमार्टम किए ही धर्म सिंह की बॉडी को धर्म सिंह के परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया। 24 अगस्त 2015 को घर वालों ने भारी भीड़ की मौजूदगी में धर्म सिंह का अंतिम संस्कार किया और धर्म सिंह का अंतिम संस्कार के बाद उसके परिवार ने उसकी अस्थि कलश को विसर्जित भी किया। और अब उसके बाद अब धीरे धीरे समय बीत ही रहा था। अब घटना को करीब 27 दिन हो चुका था, लेकिन 27वें दिन कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 27वें दिन लोग देखते हैं, गांव के और मोहल्ले वाले, कि धर्म सिंह दारू के नशे में चला आ रहा है। अब जिससे भी धर्म सिंह मिल रहा था या राम राम कर रहा था, नमस्कार कर रहा था, बोल रहा था, वो लोग उसे देखते ही भयानक रूप से डर जाते या तो बेहोश हो जाते। अब धर्म सिंह रास्ते से होते हुए सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां उसके पिताजी बाहर एक चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे थे। जब उनके पिताजी ने धर्म सिंह को साक्षात अपनी आंखों से देखा, तब उनके पिताजी भी उसी चारपाई पर बेहोश हो गए। अब धर्म सिंह सीधा अपने घर के आंगन में दारू के नशे में अंदर घुसता है और उसकी पत्नी रसोई घर में खाना बना रही थी। जब वो देखती है तो वो भी वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाती है और धर्म सिंह के जो दोनों बच्चे थे वो उसे देखते हुए घर से चिल्लाते हुए बाहर तेजी से भागते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा का भूत आ गया, मेरे पापा का भूत आ गया। अब ऐसी घटनाएं तो छुपने का नाम नहीं लेती हैं। अब ये घटना आधे घंटे के अंदर 2-4 गांव, 2-4 मोहल्ले तक पहुंच गई। कई मोहल्लों की भीड़ धर्म सिंह के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने खुली आंखों से देख रही थी कि आखिर जिस धर्म सिंह का अंतिम संस्कार उन्होंने अपनी आंखों से किया है, आखिर जिस धर्म सिंह की हत्या करीब 100 लोगों के सामने हुई है, वो धर्म सिंह आज घटना के 27 दिन बाद जिंदा कैसे हो गया। यह मामला पूरे मोहल्ले में कौतूहल का विषय बन गया। लिहाजा किसी व्यक्ति ने पुलिस थाने पर फोन किया और बताया कि साहब, धर्म सिंह जिसकी हत्या अभी 27 दिन पहले हुई थी, वो जिंदा होकर दोबारा घर वापस आ गया है। इस थाने से धर्म सिंह के घर पर आई और धर्म सिंह के घर वालों से पूछताछ की और धर्म सिंह से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन धर्म सिंह ने उस समय इतना शराब का सेवन किया था कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। लिहाजा पुलिस का एक कांस्टेबल धर्म सिंह के घर पर ही रुक गया और जब अगली सुबह धर्म सिंह को धीरे धीरे शराब की नशा उतरी, तब उस कांस्टेबल ने थाने वालों को फोन किया और थाने वाले दोबारा धर्म सिंह के घर पर आए। अब धर्म सिंह से जब पुलिस वाले पूछताछ करने लगे कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ गए थे अब तक, तो धर्म सिंह ने बताया, साहब दरअसल मैं एक ट्रक का ड्राइवर हूँ और मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। इस बार मेरे मालिक ने मुझे बहुत दूर दूर का टूर भेज दिया था ट्रक लेके, इसलिए मैं 27 दिन तक घर नहीं वापस आ पाया। तो पुलिस वाले ने पूछा, चलो ये बात तो हम तुम्हारी मान लेते हैं कि तुम्हारे मालिक ने दूर दूर तक तुम्हें भेज दिया था,
तुम आ नहीं पाए, लेकिन तुमने 27 दिन तक बिना अपने घर वालों से मोबाइल पर बात किए कैसे गुजार लिए। तब उसने अपने पत्नी और अपने पिताजी को बुलाया और उसने पुलिस को बताया कि साहब, जब मैं 27 दिन पहले ट्रक ड्राइवरी के नौकरी पर गया था, तो आप ये चीज मेरी पत्नी और मेरे बाबूजी से पूछ सकते हैं। हमारी इन दोनों से आपस में काफ़ी तेज़ी से झगड़ा हुई थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था और गुस्से के वजह से मैंने इन लोगों को फ़ोन नहीं किया। अब पुलिस इनके परिवार वालों से पूछती है, तो परिवार वाले भी बताते हैं कि हाँ, जो धर्म सिंह कह रहा है वो सही कह रहा है। बीच में परिवार वालों ने धर्म सिंह को फ़ोन किया भी था कि हत्या की घटना के दिन के बाद से धर्म सिंह का मोबाइल नंबर बार-बार फ़ोन किया जा रहा था, पर उठ नहीं रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि जब धर्म सिंह का मोबाइल कहीं गुम हो गया होगा, अब हत्या हो ही गई, अंतिम संस्कार कर ही दिया, इसलिए घर वालों ने धर्म सिंह को फ़ोन मिलाना बंद कर दिया था। और इधर गुस्से में धर्म सिंह भी घर वालों को 27 दिन तक फ़ोन नहीं किया। पुलिस ने धर्म सिंह से पूछा कि तुम नौकरी कहाँ करते हो? तो धर्म सिंह ने जहाँ पे वो नौकरी करता था ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो ट्रक चलाया करता था, वहाँ का पता और मालिक का मोबाइल नंबर दिया। अब मोबाइल नंबर पर पुलिस वालों ने बात और वहाँ उस ट्रांसपोर्ट कंपनी तक पहुंचे, तो मालिक ने बताया कि हाँ साहब, धर्म सिंह जो कह रहा है वो सही कह रहा है, वो बिल्कुल कुछ छुपा नहीं रहा है। इस बार उसे हमने बहुत दूर दूर भेज दिया था, इसलिए उसे 27 दिन लग गया। और बीच में हमने कहा भी कि तुम घर चले जाओ, लेकिन वो घर वालों से शायद झगड़ा करके आया था, इसलिए उसने जाने की हामी नहीं भरी। और हमने उसे एक ही टूर में यहाँ से नासिक, फिर मुंबई, फिर जम्मू, फिर कलकत्ता, ऐसी बहुत सारी जगह पर भेजा, जिसकी वजह से उसे काफी लंबा समय लग गया। अब पुलिस सोच रही थी कि जो ये ट्रांसपोर्ट का मालिक है, जो ये बता रहा है, या तो ये झूठ बोल रहा है और या तो धर्मपाल सिंह झूठ बोल रहा है। लिहाजा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से चालान मांगे कि धर्म सिंह कब किस डेट में किस कंपनी में माल डिलीवर्ड करने गया था। और पुलिस ने बाकायदा उस रूट के सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी की, तो पता चला कि धर्म सिंह वाकई जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और धर्म सिंह के ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो मालिक बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं। लेकिन पुलिस को बात हद तक सही नहीं लग रही थी, पुलिस को अब भी शक था। लिहाजा पुलिस ने धर्म सिंह की मोबाइल की पूरी मैपिंग ही निकाली और मैपिंग निकालने के बाद पता चला जो धर्म सिंह कह रहा था वो अपने आप में 16 आने सच था। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर धर्म सिंह जिंदा है, तो जिस व्यक्ति को लोगों ने चोर समझकर मारा और जिस व्यक्ति का धर्म सिंह के नाम पर अंतिम संस्कार किया गया, वह व्यक्ति कौन था? तो पुलिस वालों ने धर्म सिंह की पत्नी और उसके बाबूजी से पूछा कि आपने किस आधार पर मृतक की शिनाख्त धर्मपाल सिंह के नाम पर की थी। धर्मपाल सिंह की पत्नी और उनके पिताजी ने बताया कि दरअसल धर्म सिंह के अंगूठे की बगल वाली उंगली जो थी वो कटी हुई थी। धर्म सिंह के आगे के 2 दांत टूटे थे और मृतक की शिनाख्त इसी वजह से की गई थी क्योंकि मरने वाले के भी अंगूठे की बगल की उंगली कटी हुई थी। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कपड़ा धर्म सिंह पहन कर निकला था, हूबहू कपड़ा उस बॉडी ने भी पहन रखा था कि गुस्साई हुई भीड़ ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोबारा धर्म सिंह से पूछताछ की और दोबारा धर्म सिंह को बुलाया, तो पुलिस ने देखा कि उसके भी बगल वाली उंगली कटी हुई है और उसके आगे के दोनों दांत टूटे हुए हैं। अब पुलिस एक अलग चक्रव्यूह में घिर चुकी थी। अब पुलिस को एक अलग तरीके जांच करनी थी और जांच करके पता लगाना था कि अगर धर्म सिंह जिंदा है तो मरने वाला कौन था। लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और पुलिस अब इस मामले में जांच करती है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। लेकिन अभी तक पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। अभी 2024 चल रहा है और पूरे मामले को घटित हुए करीब 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के लिए अभी पूरा घटनाक्रम रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य से अभी तक पुलिस पर्दा नहीं उठा पाई है। दोस्तों, फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख कान सब कुछ खुले रखें। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ परसों रात्रि 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।